क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब जिस इंसान से जीवन भर की दुश्मनी हो, जो हमेशा आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहा हो, वही इंसान जीवन के सबसे बड़े संकट में अचानक मसीहा बन जाए? ये तो असल में ये बहुत ही अजीब सी बात लगती है सुनने में। हाँ, है ना? और उससे भी अजीब बात यह है कि जो खून के रिश्ते हैं, मतलब अपने सगे बेटे, वो उसी संकट के समय मुंह फेर के चले जाएं। हम्म, आज की इस गहन चर्चा में ना कुछ ऐसे ही असहज करने वाले सवालों से हमारा सामना होने वाला है। बिल्कुल। और जो लोग इसे सुन रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि हमारी आज की इस डीप डाइव का जो स्रोत है, वो मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही कालजयी कहानी है, बेटी का धन। सही कहा आपने। और बेतवा नदी के ऊंचे ऊंचे कगारों के बीच बसे एक छोटे से गांव की ये कहानी है। ये देखने में भले ही एक सदी पुरानी लगे, लेकिन मतलब आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे हैं। हाँ, हमारा मिशन उससे कहीं बड़ा है। जी, हमारा मिशन उस मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उधेड़बुन को समझना है जहां इंसान का अहंकार, उसके खोखले पारिवारिक रिश्ते और और जो सदियों पुराने पारंपरिक मूल्य हैं, वो आपस में इस तरह टकराते हैं कि सब कुछ बिखर जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। इस कहानी का ताना बाना जिन खंडहरों के इर्द गिर्द बुना गया है ना, वो सिर्फ पत्थरों के खंडहर नहीं है। वो उन इंसानी रिश्तों के भी खंडहर हैं जो बाहर से तो बड़े भव्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। अंदर से खोखले। एकदम। कहानी के जो केंद्र हैं वो हैं सुखू चौधरी, एक बूढ़ा केवट जिसका परिवार बहुत बड़ा है। मतलब 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, कई पोते पोतियां हैं। लेकिन असलियत यह है कि इस विशाल परिवार को पालने के लिए खेती के नाम पर सिर्फ एक हल की जमीन है। अरे बाप रे! मतलब इतनी कम जमीन और इतना बड़ा परिवार? हाँ, तो साधारण गणित के हिसाब से तो इस परिवार को हाशिए पर होना चाहिए था, है ना? लेकिन गांव में सुखू चौधरी का एक अलग ही रुतबा है। और सबसे मजे की बात यह है कि उनकी इस हैसियत का कारण पैसा नहीं है, बल्कि उनका एक अनोखा पुरातत्व ज्ञान है। अच्छा, पुरातत्व ज्ञान, यही बात मुझे स्रोत में सबसे दिलचस्प लगी। जब भी कोई अंग्रेज अधिकारी या कोई बड़ा हाकिम गांव के उन पुराने रानियों के महलों और राजाओं के दरबार के खंडरों का दौरा करने आता था ना, तो सुगु चौधरी उनके सबसे खास गाइड बन जाते थे। बिल्कुल, वो उनके पसंदीदा थे। हाँ, वो बड़े ही भावुक होकर, मतलब एकदम रुंधे हुए गले से उन हाकिमों को पुरानी गाथाएं सुनाते थे। बताते थे कि कैसे किसी जमाने में बेतवा नदी खुद महाराज के चरण धोने आती थी, जो कि ऑब्वियसली एक अतिशयोक्ति थी। हाँ, मतलब ऐतिहासिक रूप से भले ही उनकी बातों में कितनी ही मिलावट हो, लेकिन उनका अंदाज इतना पक्का था ना कि बड़े-बड़े अधिकारी उनसे बहुत प्रभावित हो जाते थे। और इसी हाकिमों से जान पहचान ने सुकू को गांव में एक तरह की आभासी सत्ता दे रखी थी। एक इल्यूजन ऑफ पावर जिसे या, हम कह सकते हैं। सही कहा। वो गांव वालों के सामने अधिकारियों से हुई बातचीत का ऐसा बखान करते थे, मानो वो सीधे सत्ता के गलियारों का हिस्सा हूं। और आप देखिए, ये सत्ता और रसूख का एक बहुत ही क्लासिक खेल है। एक तरफ हमारे सुखू चौधरी हैं जिनके पास ये दिखावटी पहुंच है, और दूसरी तरफ है गांव का एक अमीर साहूकार, झगड़ू साहू। झगड़ू साहू। हाँ, अब झगड़ू के पास वास्तविक आर्थिक शक्ति है, उसकी तिजोरियां भरी हैं, लेकिन वो चपरासियों के धक्के खाने के डर से कभी उन बड़े हाकिमों के करीब फटकने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। मतलब पैसा है पर पहुंच नहीं है। एग्जैक्टली। इसलिए वो भीतर ही भीतर सुखू से बुरी तरह जलता है। वो हमेशा किसी ऐसे मौके की ताक में रहता है जब सुखू का ये गुरूर टूटे और उसे नीचा दिखाया जा सके। और समाज में अक्सर ये देखा जाता है कि जिसके पास पैसा है वो प्रभाव चाहता है, और जिसके पास प्रभाव का भ्रम है वो पैसे वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये तो है। ये सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी मछली किसी बड़ी शार्क के साथ कुछ पल तैर ले और फिर ये मान बैठे कि अब पूरा समंदर उससे डरेगा। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये, है ना? और सुखू चौधरी ठीक यही गलती कर बैठते हैं, जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ यानी इंसाइटिंग इंसिडेंट साबित होती है। हाँ, जो गांव का जमींदार है ठाकुर जीतन सिंह, बहुत ही क्रूर जमींदार। बहुत क्रूर। उसकी बिना पैसे के काम करवाने यानी बेगार की आदत से पूरा गांव त्रस्त था। तो होता क्या है कि जब एक बार जिला मजिस्ट्रेट गांव के दौरे पर आए तो सुखू ने अपने उसी प्रभाव के नशे में मजिस्ट्रेट से ठाकुर जीतन सिंह की शिकायत कर दी। अरे बाप रे, मतलब सीधे जमींदार से पंगा। हाँ,
उन्हें लगा कि हाकिमों से उनकी मित्रता जमींदार के कहर से उन्हें बचा लेगी। हाँ। सुखू असल में मजिस्ट्रेट की ताकत को अपनी निजी ताकत समझ बैठे थे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, मतलब उधार की ताकत कर रहे हैं, वो उसके दोस्त नहीं है, वो सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहे हैं। हम उनका काम है वो। हाँ, सुखू चौधरी को ये भली भांति मालूम था कि ठाकुर जीतन सिंह जैसे जमींदार से दुश्मनी मोल लेना मतलब शेर के मुंह में सिर देने के बराबर है। तो फिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि जब गांव के बाकी लोगों ने उन्हें उकसाया, उनकी झूठी तारीफ की कि चौधरी तुम्हारी हाकिमों से इतनी अच्छी पहचान किस दिन काम आएगी, तो उनका जो अहंकार था ना, वो उनके विवेक पर हावी हो गया। ईगो क्लैश। हाँ, उन्होंने शिकायत तो कर दी, लेकिन इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। मजिस्ट्रेट ने जमींदार जीतन सिंह से जवाब मांग लिया। ओहो। और इससे ठाकुर साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब व्यवस्था ने पलटवार किया तो वो बेहद निर्मम था। जमींदार ने तुरंत अपने कारिंदे से सुखू चौधरी का बकाया लगान मांग लिया। वो लगान जिसे चुकाने की हैसियत सुक्कू की थी ही नहीं, और यहीं से बर्बादी शुरू होती है। लगान न चुका पाने के कारण सुक्कू के दरवाजे पर कुर्की का नोटिस आ जाता है, जो कि उस जमाने में सबसे बड़ा डर होता था किसानों का। बिल्कुल, घर, जमीन, बैल, मतलब सब कुछ नीलाम होने की कगार पर है। और इस दृश्य का जो वर्णन स्रोत में किया गया है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बहुत मार्मिक है वो हिस्सा। हाँ, सुक्कू अपनी खाक पर पड़े हैं, जो बैल उनके जीवन भर की पूंजी हैं, वो उनसे लिपट कर रो रहे हैं। और ये बात बहुत गहराई तक मार करती है कि सिर्फ सुक्कू नहीं रो रहे थे, उन बैलों की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। जानवरों को भी एहसास हो जाता है। बिल्कुल, स्रोत बताता है कि जानवरों ने नांद में चारा खाने के लिए अपना मुंह तक नहीं डाला। उन बेजुबान जानवरों को भी अपने घर के उजड़ने का पूरा एहसास था। आप देखिए, ग्रामीण परिवेश में जानवर सिर्फ एक संपत्ति नहीं होते हैं, वे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, बल्कि एक तरह से पहचान होते हैं। सही बात है। सुखू चौधरी के मन में ये खौफ बैठ गया था कि क्या उनके जीते जी उनके पूर्वजों की ये निशानी छिन जाएगी? क्या उनके इन सुंदर बैलों के गले में किसी और का जुआ पड़ेगा? ये सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं था उनके लिए, ये एक इंसान की पूरी सामाजिक पहचान और उसके आत्मसम्मान के हमेशा के लिए मिट जाने का खौफ था। और इस खौफ और दुख के बीच जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, वो है सुक्कू के खुद के परिवार का रवैया। हाँ, बेटों का बर्ताव। मतलब एक तरफ जानवर खाना पीना छोड़कर रो रहे हैं और दूसरी तरफ सुक्कू के बेटे, मंझला बेटा झिंगुर और छोटा बेटा फक्कड़, इस इतनी गंभीर स्थिति का बाकायदा मजाक उड़ा रहे हैं। वो हिस्सा पढ़कर तो सच में गुस्सा आता है। पिता की जान निकल रही है और झिंगुर कहता है कि जहां भी जाऊंगा कमा खाऊंगा, पर जीतन सिंह की मूछें एक एक करके चुन लूंगा। और फक्कड़ क्या कहता है? फक्कड़ जवाब देता है कि मूछें तुम चुन लेना, मैं तो उसकी नाक ही उड़ा दूंगा। और ये सब बोलकर, मतलब हंसते हुए, दोनों भाई मछली मारने चले जाते हैं। अजीब ही स्थिति है। घर नीलाम हो रहा है और बेटे ऐसी बातें कर रहे हैं, ये बात तो मतलब गले से नीचे ही नहीं उतरती। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर हम इंसान के दिमाग और उसके जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उनको समझने की कोशिश करें तो ये व्यवहार थोड़ा स्पष्ट होने लगता है। अच्छा, कैसे? बेटों का वो संवाद कोई बहादुरी नहीं है, वो उनकी घोर बेबसी और अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका है। जमींदार जीतन सिंह एक ऐसी चट्टान है जिससे वो टकरा नहीं सकते, ये बात वे बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब वो अंदर से डरे हुए हैं। बिल्कुल, इसलिए इस गहरे संकट का सामना करने के बजाय वे इस तरह के डार्क ह्यूमर और खोखले दावों के पीछे छिप रहे हैं। वे असलियत से मुंह चुराकर मछली मारने चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास पिता की समस्या का कोई प्रैक्टिकल या व्यवहारिक समाधान है ही नहीं। लेकिन समाधान तो था। मतलब स्रोत तो ये स्पष्ट रूप से बताता है कि तीनों बहुओं के पास गहने थे। हाँ, गहने तो थे। तो जो लोग हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि सुक्कू ने उन गहनों से लगान क्यों नहीं चुकाया? अगर पूरा परिवार एक साथ रहता है तो संकट के समय बहुओं ने अपने गहने खुद आगे बढ़कर क्यों नहीं दिए? और यहीं पर मुंशी प्रेमचंद उस दौर के और शायद आज के भी पारिवारिक ताने बाने और जो पितृसत्तात्मक मर्यादाएं हैं ना, उनकी असलियत उघाड़ कर रख देते हैं। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक और गहरी पंक्ति है। उसमें लिखा है कि स्त्री का गहना ऊख का रस है जो पैरने ही से निकलता है। बाप रे! यानी गन्ने का रस जो बिना भारी दबाव के, बिना मशीन में पीसे बाहर नहीं आता। क्या भयानक तुलना है। बिल्कुल सटीक तुलना है ये उस समाज की। सुक्कू चौधरी भले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो,
लेकिन उनका स्वभाव और उनका सामाजिक अहंकार बहुत ऊंचा था। मतलब वो मांग नहीं सकते थे। नहीं, वो उस समाज में रहते थे जहां एक ससुर के लिए अपनी बहुओं से उनके गहने मांगना घोर नीचता माना जाता था। ये एक पिता के सम्मान की सबसे बड़ी हार होती। और बेटों ने कुछ क्यों नहीं कहा अपनी पत्नियों से? क्योंकि बेटों ने जानबूझकर कोई पहल नहीं की, उन्हें अपना भविष्य देखना था। यहाँ एक जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार का जो भ्रम होता है ना, वो टूटता हुआ नजर आता है। जो परिवार बाहर से इतना विशाल दिखता था, असल संकट के समय वो अलग अलग स्वार्थों में बंट जाता है और एक बूढ़ा पिता उस भारी भरकम भीड़ भरे घर में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। और ये अकेलापन बहुत डरावना है। मतलब रात के अंधेरे में नावें भरकर घर के बर्तन और अनाज कहीं और भेजे जा रहे हैं ताकि उन्हें जमींदार की नीलामी से बचाया जा सके। सब अपनी अपनी संपत्ति बचा रहे हैं बस। हाँ, घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला है। सुखू भूखे प्यासे अपनी खाट पर पड़े हैं। बाकी बेटे बहुएं जैसे तैसे चने भुनकर या मछली मारकर अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन उन्हें पिता के उपवास से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत ही संवेदनहीन माहौल है। सच में इस पूरे घर में सुखू की इस असहनीय पीड़ा में अगर कोई सच में शामिल था तो वो थी उनकी सबसे छोटी अविवाहित बेटी गंगाजली। गंगाजली का किरदार बहुत खास है। बहुत खास है, जिसे सुखू ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बकरी का दूध पिला पिलाकर पाला था। लड़कों को दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन गंगाजली अपने पिता को इस तरह घुट घुट कर मरते हुए देखकर बिलख बिलख कर रो रही थी। आप देखिए ना, गंगाजली का चरित्र इस कहानी में निस्वार्थ प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल। वो लगातार यही सोच रही थी कि कैसे भी करके अपने पिता को इस दलदल से बाहर निकाले। लड़कों के स्वार्थ और पिता के प्रति उनकी जो संवेदनहीनता है, उसके सामने गंगाजली का ये प्रेम एक गहरे विरोधाभास को जन्म देता है। और इसी प्रेम के वशीभूत होकर गंगाजली को उपाय निकालती है। वो अपने सारे गहने एक पोटली में बांधकर सुखू के पास लाती है और कहती है कि इन्हें झगड़ू साहू, वही साहूकार जो सुखू से नफरत करता है, उसके पास गिरवी रख दो और अपना घर बचा लो। एक बेटी का अपने पिता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना। अब यहाँ कोई भी सामान्य इंसान सोचेगा कि ये तो डूबते को तिनका का सहारा है ना? सुखू तुरंत मान जाएंगे, लेकिन सुखू का रिएक्शन एकदम विपरीत होता है। वो इसे घोर पाप मानते हैं। सुखू के शब्द बहुत भारी हैं यहाँ पर। बहुत भारी हैं। स्रोत के उनके शब्द हैं, वेद शास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव का पानी भी मना है, क्या तुम मुझे नरक में धकेलना चाहती हो? ये संवाद कहानी के सबसे गहरे सांस्कृतिक तनाव को सामने लाता है। ये सिर्फ एक पिता और बेटी की बातचीत नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये उस पूरी सामाजिक संरचना का टकराव है जहां बेटी को पराया धन माना जाता है। उस समय के समाज की अटल मान्यताओं के अनुसार अगर एक पिता अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पी सकता, तो फिर उसके गहनों को बेचकर अपना लगान कैसे चुकाए? मतलब ये बात उनके लिए जान से भी बढ़कर थी। बिल्कुल। सुखू के लिए ये सिर्फ एक आर्थिक निर्णय था ही नहीं, ये उनके लिए सामाजिक और धार्मिक मृत्यु के समान था। उनका मानना था कि अगर उन्होंने बेटी के धन को हाथ लगाया तो बिरादरी में वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, और उनका परलोक बिगड़ जाएगा। और इसे आज के नजरिए से देखें ना, तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक अटूट प्रेम एक अभेद्य परंपरा से सीधे तौर पर टकरा रहा है। एक तरफ एक बेटी का निस्वार्थ प्यार है और दूसरी तरफ समाज का वो कठोर नियम जो इंसान की जान से भी बड़ा बन बैठा है। सही कहा आपने। और गंगाजली जब देखती है कि उसके पिता किसी भी कीमत पर अपनी मान्यताओं से समझौता करने को राजी नहीं हो रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा और हताश कदम उठाती है। वो धमकी देती है उन्हें। हाँ, वो कहती है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी। मैं आज ही बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। और ये कोई साधारण जिसे हम इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं ना, वो नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक बेटी का अपने पिता को उस मानसिक और सामाजिक बर्बादी से बचाने का आखिरी हथियार है। गंगाजली इस बात को बहुत गहराई से समझती है कि उसके पिता की आत्मा उस घर में, उन सुंदर बैलों में और गांव में उनके सम्मान में बसती है। वो ये भी देख चुकी है कि बहुएं और बेटे संकट के इस समय में पूरी तरह से मुंह मोड़ चुके हैं। यहाँ ये स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि जिन बेटों को बुढ़ापे का सहारा माना जाता था, उनके खोखले दावों के सामने एक बेटी का निस्वार्थ प्रेम कितनी मजबूती से खड़ा है। और अंततः बेटी की उस भयानक जिद और उसकी जान जाने के डर के आगे सुखू को झुकना ही पड़ता है। एक पिता की बेबसी है ये। बिल्कुल। और यही झुकाव हमें कहानी के सबसे अंधेरे और सबसे रोमांचक हिस्से की ओर ले जाता है, आधी रात का सौदा।
ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है इस श्रोत का। बहुत ही सिनेमैटिक है। ये सुखू चौधरी छिपकर रात के अंधेरे में बेतवा नदी के किनारे किनारे चलते हुए झगड़ू साहू के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वो सीधा रास्ता छोड़कर पगडंडियों से इसलिए चल रहे हैं ताकि कोई इन्हें देख ना ले, मानो वो अपनी पीठ पर कोई पाप की भारी गठरी लादे हुए हो। लोकलाज का डर। हाँ, और स्रोत में इस जगह पर झगड़ू साहू का जो चित्रण किया गया है ना, वो तो कमाल का है। आधी रात को झगड़ू अपने बही खाते लेकर बैठा है एक धुंधले से दीपक की रोशनी में, और वो अपनी ऐनक साफ करता है, आंख मलता है। लेकिन दीपक की बत्ती नहीं उकसाता। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से तेल ज्यादा जलेगा। ये छोटा सा विवरण झगड़ू साहू के अति कंजूस, लालची और पैसे के प्रति उसके सनकीपन को स्थापित करने के लिए काफी है। एकदम परफेक्ट कैरेक्टराइजेशन है। हाँ, जो इंसान खुद की आंखों को कष्ट देकर भी 2 बूंद तेल खर्च नहीं करना चाहता, वो किसी दूसरे इंसान को, वो भी अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को, पैसे कैसे देगा? यही तो सवाल है। जब सुखू वहां पहुंचते हैं तो दोनों के बीच की ये बातचीत एक बहुत ही बेहतरीन मनोवैज्ञानिक खेल बन जाती है। झगड़ू तुरंत भांप जाता है कि सुखू भारी मुसीबत में है और वो इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहता है। बिल्कुल। और झगड़ू बातों ही बातों में सुखू पर ताने कसना शुरू करता है। वो सीधा पैसे की बात नहीं करता, वो सीधे सुखू के जख्मों पर नमक छिड़कता है। वो उसे मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है। हाँ, पहला तीर वो मारता है कि तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की, वो तो कमाते हैं। सुखू, जिनका दिल पहले ही बेटों की बेरुखी से छलनी हो चुका था, दबी आवाज में कहते हैं कि लड़कों को सिर्फ अपनी मौज मस्ती से मतलब है। और फिर झगड़ू रुकता नहीं रुकता। फिर वो तीसरा और सबसे तीखा तीर मारता है कि क्या बहुओं से भी कुछ न बन पड़ा। आप देखिए, झगड़ू साहू या सिर्फ सुखू के दुख का तमाशा नहीं देख रहा है, वो एक चतुर साहूकार की तरह पूरी स्थिति का असेसमेंट कर रहा है। वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि सुखू सच में हर तरफ से टूट चुका है और उसके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। पूरा कैलकुलेटेड मूव। बिल्कुल। और इसके पीछे झगड़ू का एक दूरगामी स्वार्थ भी है। वो जानता है कि सुखू का बड़े अधिकारियों से अच्छा संपर्क है। अच्छा, वो हाकिमा वाली बात। हाँ, इसलिए वो केवल भारी सूद और ब्याज वसूलने की ही नहीं सोच रहा, बल्कि सुखू पर अपना एहसान लादने की भी सोच रहा है, ताकि भविष्य में कभी टैक्स से बचने या किसी अधिकारी से काम निकलवाने के लिए सुखू की जान पहचान का फायदा उठाया जा सके। बाप रे, ये तो एक विशुद्ध और निर्मम व्यावसायिक दिमाग की सोच है। एकदम। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसी एक लालची साहूकार से उम्मीद की जानी चाहिए। सुखू बहुत शर्मिंदगी और कांपते हाथों से वो गहनों की पोटली आगे बढ़ाते हैं और तब वो पल आता है। मतलब कहानी का वो सबसे बड़ा ट्विस्ट जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी। द टर्निंग पॉइंट। झगड़ू उन गहनों को देखकर पूछता है कि ये गहने किसके हैं, और सुखू भारी एकदम कांपते हुए स्वर में कहते हैं, मेरी बेटी गंगाजली के। और इसके बाद झगड़ू साहू की जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। एकदम से जज्बात बदल जाते हैं। हाँ। गहनों को हाथ में लेने के बजाय वो स्तब्ध रह जाता है। उसके मुंह से अचानक निकलता है, हरे राम 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 राम। यही वो बिंदु है जहां एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। जो झगड़ू साहू सूद की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ता था, जो सालों से सुखू की बर्बादी का इंतजार कर रहा था, जो दीपक में तेल बचाने के लिए अंधेरे में बही काता पड़ रहा था, वो इंसान अचानक क्यों बदल गया? ऐसा क्या हो गया अचानक? वही तो, उसका ये हृदय परिवर्तन कैसे मुमकिन है? और यही वो जगह है जहां मुंशी प्रेमचंद की लेखनी की असल गहराई सामने आती है। उन्होंने इंसान को केवल काले और सफेद में नहीं बांटा है। हाँ, ग्रे एरियाज हैं। बिल्कुल। झगड़ू साहू लालची जरूर था, वो कंजूस भी था और सुखू से नफरत भी करता था, लेकिन साथ ही वो अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति भी था। ये बात स्रोत में भी है। हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि झगड़ू नवरात्र में पाठ करवाता था, पितृपक्ष में ब्राह्मणों को दान देता था। उसके मन में अपने धर्म, अपनी संस्कृति और उसकी सीमाओं को लेकर बहुत गहरी जड़ें थीं। यानी ये समझने वाली बात है कि झगड़ू के लिए भी बेटी के धन को हाथ लगाना उतना ही बड़ा अधर्म और पाप था जितना खुद सुखू के लिए। निस्संदेह झगड़ू के खुद के धर्मशास्त्र में और उसकी मान्यताओं में किसी कन्या के गांव के कुएं का पानी पीने से प्यासा मर जाना ज्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि उसके धन का उपयोग किया जाए। मतलब उसूल सबके लिए बराबर थे उस समाज में। हाँ, और जब झगड़ू ने ये देखा कि सुखू जैसा स्वाभिमानी इंसान जो कभी किसी के आगे नहीं झुका
वो आज काल की ऐसी ठोकर खाकर अपने धर्म के मार्ग से भटक रहा है। मजबूरी में। हाँ, वो अपनी बेटी के गहने गिरवी रखने को मजबूर है, तो झगड़ों के अंदर का वो सोया हुआ सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य जाग उठा। उसे अचानक ये महसूस हुआ कि अब इस लाचार इंसान के धर्म की रक्षा करना, उसे पाप का भागीदार बनने से बचाना अब उसका अपना कर्तव्य है। वाह, क्या बात है। इंसान कितना भी बुरा, लालची या ईर्ष्यालु क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ ऐसी गहरी सांस्कृतिक और नैतिक सीमाएं होती हैं जिन्हें वो किसी भी हाल में पार नहीं कर सकता। और इसके बाद जो घटित होता है वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। झगड़ू अपनी गद्दी से उठता है और सुखू से कहता है कि लड़की जैसी तुम्हारी है वैसी मेरी भी है। बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये। बहुत खूबसूरत। वो बिना उन गहनों को गिरवी रखे, बिना उस पाप की गठरी को अपने घर की तिजोरी में रखे सुकू को पैसे दे देता है। सुकू जो अब तक अपने आंसुओं को रोके हुए थे, उस वक्त फूट फूट के रोने लगते हैं। उनका तो पूरा दुनिया देखने का नजरिया ही बदल गया होगा उस पल। बिल्कुल। जो साहूकार उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, वो उस अंधेरी रात में उन्हें साक्षात कृष्ण मुरारी, मतलब एक रक्षक देवता नजर आता है। और इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये दिखाता है कि कैसे खून के रिश्ते, मतलब बेटे और बहुएं, जो सबसे करीब होने चाहिए थे, वे संकट के समय मुंह मोड़ लेते हैं और स्वार्थी बन जाते हैं। जबकि एक सामाजिक प्रतिद्वंद्वी, जो हमेशा सामने वाले के पतन की कामना करता था, वो सिर्फ इसलिए एक मसीहा बन जाता है क्योंकि दोनों के बीच एक समान सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों का धागा बंधा हुआ है। इंसान की सोच को झकझोरने वाली हैं। ये स्पष्ट होता है कि कैसे सत्ता के करीब होने का थोड़ा सा नशा और अहंकार एक आदमी से इतनी बड़ी गलती करवा देता है कि एक क्रूर जमींदार का गुस्सा उसके पूरे परिवार को तोड़ने की कगार पे ले आता है। और कैसे अपने ही मुंह फेर लेते हैं। बिल्कुल। ये भी देखने को मिला कि जब भारी मुसीबत आती है तो जिन्हें इंसान अपना खून कहता है, वे कितनी आसानी से व्यावहारिक होने का बहाना देकर अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। हाँ, और जिसे पराया कहा जाता है। वही तो। लेकिन एक बेटी जिसे समाज ने हमेशा पराया धन कहकर पराया करने की कोशिश की, वो अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाती है। और सबसे अहम निष्कर्ष जो इस विश्लेषण से निकलता है वो ये है कि मुश्किल समय में जीवन के सबसे अंधेरे मोड़ों पर सहारे अक्सर वहां से मिलते हैं जहां से उनकी सबसे कम उम्मीद होती है। सही बात है। झगड़ू साहू का हृदय परिवर्तन कोई फिल्मी जादुई घटना नहीं है। ये उस समाज की गहरी कलेक्टिव साइकोलॉजी या सामूहिक मनोविज्ञान का एक बहुत ही प्रामाणिक हिस्सा है। सुखू का ये कहना कि लोक लाज न होती तो इसे लेकर कभी यहाँ ना आता, ये दर्शाता है कि कैसे समाज का डर इंसान को अंदर ही अंदर खाता रहता है, लेकिन अंततः उसी डर और उन्हीं साझी मान्यताओं ने उसे पूर्ण पतन से बचा भी लिया। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इस कहानी को सिर्फ बीते हुए कल की गाथा नहीं, बल्कि आज के समाज का दर्पण बनाता है। बेतवा नदी के उन खंडरों के बीच जहां से हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी, अब ये साफ हो गया है कि ये केवल पुरानी ईंटों और पत्थरों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसानी जज्बातों, अहंकार के टूटने और अप्रत्याशित रास्तों से जुड़ने वाले रिश्तों की कहानी है। इस विस्तृत विश्लेषण को समेटते हुए यहाँ एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत जरूरी है जिसका सीधा जवाब शायद किसी किताब में ना मिले, लेकिन जो हर उस व्यक्ति को गहराई से सोचना चाहिए जो इस समाज का हिस्सा है। वो क्या है? जरा विचार करने वाली बात है जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी। क्या हमारी ये स्थापित परंपराएं, ये धर्म संकट और पराया धन जैसी मान्यताएं हमें कमजोर बनाती हैं, हमें मानसिक रूप से बेड़ियों में जकड़कर तोड़ती हैं? या फिर जीवन के सबसे बुरे दौर में जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब खून के रिश्ते भी अपना स्वार्थ देखकर साथ छोड़ दें, तो क्या यही साझा मान्यताएं और सदियों पुराने मूल्य इंसानियत को बचाए रखने का आखिरी कवच साबित होते हैं? ये एक बेहद गहरा और बेचैन करने वाला विचार है। परंपराएं पैरों की बेड़ियां हैं या फिर डूबते हुए इंसान के लिए आखिरी लाइफ जैकेट? मतलब इसका उत्तर शायद हर इंसान को अपने खुद के जीवन अनुभवों की कसौटी पर ही खोजना होगा। बिल्कुल। और शायद अगली बार किसी पुराने खंडहर को देखने पर उसमें सिर्फ मिट्टी और पत्थर ही नजर नहीं आएंगे, बल्कि सुखू चौधरी की बेबसी, गंगाजली का प्रेम और झगड़ू साहू के उस अप्रत्याशित हृदय परिवर्तन की धड़कनें भी जरूर सुनाई देंगी। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के विस्तृत विश्लेषण के साथ।